अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज से समा टीवी पर पीर से जुमेरात 7:03 पर हम आपके साथ मिला करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और इस नए प्रोग्राम का हम आज से आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। इस शो में हम खबर के ऐसे मुनफरिद पहलुओं को देखेंगे जिससे किसी भी खबर को गैर जानिबदारी के साथ समझने में मदद मिलेगी और इस मकसद के लिए हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के मोतबर तज्जियाकार जो सियासत की बंद गुत्थियों, मईशत की पेचीदगियों, मुआशरत, मुल्की मसाइल, दिफा और खारजा अमूर जैसे अहम मामलात को समझने में अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे, क्योंकि कभी कभी खबर का सिर्फ एक पहलू काफ़ी नहीं होता। उसे जानने के लिए उसकी गहराई में उतरना और मुख्तलिफ अंदाज से देखना भी ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए मेरे साथ एक पैनल होगा जिसके सामने हम एक खबर या मुख्तलिफ खबरों को रखते हुए एक सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस खबर को या उस मामले को किस अंदाज में देखते हैं। आज का पहला मामला, आप अभी पैनल के लिए इंतजार करें, उसकी तरफ लेके जाऊंगी आपको कि कौन मेरे साथ इस प्रोग्राम में साथ देंगे, जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी हलचल जोरों पर है, बहुत सी बातें की जा रही और दावे किए जा रहे हैं। सियासी जमातें एक तरफ असेंबलियां तोड़ने और दूसरी तरफ असेंबलियां बचाने जैसे दावे तो करती नजर आ रही हैं, मगर कबल अज वक्त इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जहां फवाद चौधरी 20 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने के बयानात देते नजर आ रहे हैं और इमरान खान इलेक्शन की तारीख मिलने तक मुज़ाकरात के लिए राजी होने से इनकारी हैं। तो वहीं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान को असेंबलियां ना तोड़ने का मशवरा देते हुए हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी का पैगाम पहुंचाया है, मगर साथ ही दरखास्त भी की है। दरखास्त ये है कि मुज़ाकराती टीम में असद उमर, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी को शामिल ना किया जाए। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल हमारे पैनल से ये रहेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा, असेंबलियां तहलील ना करें, सदर मुमलिकत का इमरान खान को मशवरा। फवाद चौधरी ने असेंबलियां तहलील करने की तारीख बता दी, PTI फैसला क्या करेगी, सवाल ये है। और अब आपको लिए चलते हैं जो पैनल, जो मेहमान तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आप जानते हैं हसन निसार साहेब, उनकी राय आप बड़े शौक से सुनते हैं, तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। शहजाद चौधरी साहब पैनल का हिस्सा हैं, हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बैलेंस लेके चलने की कोशिश करते हैं, मगर जहां तनकीद का मौका हो जरूर करते हैं। वजाहत मसूद साहब और इसार राना साहब दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, करीब बैठे हैं, आपके साथ हैं इस वक्त। हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि चारों मेहमान किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसला मुमकिना तौर पर सियासत के मैदान में करेगी। दावे तो बहुत कर रही है। हसन निसार साहब, आपसे ही जान लेते हैं सबसे पहले, क्या हो सकता है फैसला? सबसे पहले तो आयशा, खुशामदीद आपको समा में। दूसरी बात कि सदर का मशवरा अपनी जगह दुरुस्त है। इलेक्शन इस नाम निहाद जमहूर दुश्मन जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी है। ये शैम डेमोक्रेसी है, ये जैसी भी है, लेकिन जब तक है तब तक इलेक्शन इसकी रीढ़ की हड्डी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसका शेड्यूल देने में प्रॉब्लम क्या है। आमने सामने मुज़ाकरात, मकालमा ज़िंदगी की आखिरी हकीकत है। हर मसला मकालमे सही ख़त्म होता है, लेकिन ये एक ऐसी बात है मेरे नज़दीक जो मकालमे के बगैर भी है। आप कहो कि जी ये रेंज है, बनती है, उसका शेड्यूल दे दो। दूसरी बात मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों है। एक तरफ वो अपनी पॉपुलैरिटी, अभी मैं हसन इकबाल को सुन रहा था, बात जैसी भी थी वो, लेकिन अहमकाना थी। दुनिया को बहुत अच्छी तरह बच्चे को अंदाज़ा है कि वेयर डू दे स्टैंड टुडे। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं और इनका मकबूलियत का दावा भी दुरुस्त है, तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू? या तो बड़ा कोई गंभीर समस्या हो ना, आप क्लोज कर रहे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो फिर बड़ा कुछ लेना देना होता है। यहां क्या है? सो कॉल्ड जमहूरियत है जिसकी स्पाइन है, ये कर लो बात। दूसरी तरफ इकोनॉमी जहां है, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इधर तो मैं पता नहीं क्या करने आ गया। इसमें अगर आपको माशी इस्तेहकाम चाहिए, पूरी दुनिया जानती है कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी टांगें रेत की हैं। मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है।
इनके लिए एक दो चार जिनके ये स्टूजेस होंगे जो उनके अलावा माशी इस्तेकाम के लिए जेन्युइन वाहिद सोल्यूशन ही ये है कि इलेक्शन आप अनाउंस कर दो। इनका मसला क्या है? केसेस वो तो भाई खत्म हो रहे हैं, वो एक दो रह गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा मसला खत्म हो गया, तुम अपना गुदड़ी उठाओ अपनी और रुखसत हो। अगर तुम्हें 2/3 मिल जाती है, भारी मैंडेट एक दफा मिला था ना इस हैवी वेट को, तो दोबारा मिलता है, मोस्ट वेलकम, वापस आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। जी आप आगे चलो। नहीं सर, तो पीटीआई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? समझ में आ रहा है पीटीआई क्या फैसला करेगी? सर जब पीटीआई फैसला क्यों नहीं कर पा रही? वो कहते हैं अगर मगर ना करो, असेंबली तहलील कर दो। नहीं देखो बात सुनो, ये लड़ाई में पेंतरे बदलना क्या होता है, कैरेट एंड स्टिक क्या होता है। नेगोशिएशन में बंदा पेंतरे बदलता है, बात करता है। मोटी बात क्या है? देखो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आयशा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हसन साहब बुनियादी बात देखो, मैं मोटी जट की बात करता हूं। अच्छा मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। ये जो मदर ऑफ दिस ईवल जो है वो क्या है? वो इलेक्शन मांग रहा है। पीटीआई इलेक्शन मांग रही है। मुंह पे मारो। इफ यू थिंक यू आर क्रेडिबल और आपकी फॉलोइंग है और नून लीग में कोई जान बाकी रह गई है, गो अहेड। इशू क्या है? ठीक है, मेन इशू तो यही है ना, बुनियादी रौला इस बात का है। मेन इशू इलेक्शन ही है। ठीक है, खत्म करो। लेकिन क्या पीटीआई के कहने पे शहजाद साहब हुकूमत खत्म करेगी? पीटीआई खुद फैसला नहीं कर पा रही, तारीखें दे रही है। हसन साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन मांगते दे दो, तो फिर वो तो उनकी तो सियासत गई कि अगर इमरान के मांगने पे इलेक्शन दे दें। हाँ देखिए, हसन भाई की बात को बिल्कुल मैं तायद करता हूँ बड़ी हद तक। जो उन्होंने कहा कि तारीख क्यों नहीं देते। देखा जाए तो तारीख तो ऑलरेडी तय है, आइन के मुताबिक तय है। अब हम ये कह रहे हैं कि आइन को हम नहीं मानेंगे, हमारी सियासी मूव्स हैं, सियासी एक हरकत है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब चाहते हैं कि इसको मैं उंडेलूं, छेड़ूं, चेंज करूं, तारीख को जल्दी कर दूं। वो खुद भी कर सकते थे अपने वक्त में, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज वो समझते हैं। उसकी वजूहात कोई भी हो सकती हैं, उनकी मर्जी हो सकती है, उनकी अना हो सकती है, उनकी पॉलिटिकल सेंस हो सकता है, उनका ये ख्याल हो सकता है कि मुल्क वो बेहतर चला सकेंगे इस मरतबा, दूसरी मरतबा आके। लेकिन ये तमाम जो मुहर्रिकात हैं ये हम पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हैं? क्या हम इसकी तरफ भी कभी, इमरान खान साहब तो जरूर सोचते ही होंगे, क्या वो अवामिल हैं जो कि उनको मजबूर कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाए? उनको हटा दिया गया, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको मानने की बात मानी जा सकती है, उनके साथ उनको शायद इसका भी रंज होगा। लेकिन क्या उसका तरीका ये है कि आप पाकिस्तान को एक और मसले में जड़ दें? मसले से मुराद ये है अर्ली इलेक्शन होना कोई ज्यादती, सियासी ज्यादती नहीं है। और अगर सियासी मूव के तौर पे इमरान खान साहब अगर अपनी पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को तहलील करते हैं तो फिर ये भी तैयार रहें कि उसका जवाब जरूरी नहीं कि उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा, उसका जवाब भी सियासी हो सकता है। याद रखें, हमारी अदालतें आजकल सियासी मसाइल को एक्सेप्ट कर रही हैं डिस्कस करने के लिए, और रियासत की मजबूरियों को समझते हुए ऐसे फैसले दे रही हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नापसंद आते हैं। कम से कम एक पार्टी को तो नापसंद आते हैं। कभी इमरान खान साहब को पसंद आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद या केपी असेंबली तहलील होने के बाद वाकई रियासत उस नहज पे पहुंच जाएगी जहां पर इलेक्शन हो जाएंगे। जहां तक तारीख देने का ताल्लुक है, वो तो तारीख तय है, अक्टूबर में होने या अगस्त के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वगैरह वगैरह। सवाल बड़ा क्या होता है जो हसन साहब ने जिसका जिक्र किया, सवाल बड़ा ये है कि फैसला करेगी। शहजाद साहब एक मिनट ठहर जाइए, मेरी बात पूरी कर लेंगे। हसन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान का फायदा किसमें? पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं या हम अपनी अना, हमारी जिद, हमारी मर्जी, मैं चाहता हूं ऐसे हो, वो उसके ऊपर सोच रहे हैं? और यकीन रखें कि जो मैं बहुत मर्तबा कह चुका अपने लिखने लिखाने में, बोलने में या बताने में, कि असल में मुआशी मजबूरियां आपको मजबूर करेंगे अर्ली इलेक्शन पे। तो ना इमरान खान साहब की मानी जाएगी 20 दिसंबर वाली बात, चाहे वो फवाद चौधरी के थ्रू की जाए, ना अगस्त और अक्टूबर वाली बात मानी जाएगी। लेकिन मुआशी मजबूरियां आपको मजबूर कर देंगी कि एक ऐसा पॉलिटिकल हल ढूंढने के लिए जो कि दरमियान में जाके आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। कोशिश करें ये सियासी तौर पर मसले को हल करें। ये उनके पास न चला जाए जिन्होंने हमेशा पीछे बैठ के डोरियां वाली हिलाई हैं, जिसकी वजह से आप सब परेशान होते हैं। उनके हाथ में जाने से पहले सियासी लोगों को इसका फैसला खुद करना चाहिए इस चीज के ऊपर।
वजाहत साहब, क्या सियासी लोग अपना फैसला खुद कर लेंगे, सियासी तौर पर इस मामले का हल निकल आएगा? शुक्रिया आशा बीबी। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा हो या ना हो, अव्वल तो ये मुज़ाकरात होंगे नहीं, और अगर होंगे तो बामानी नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि दोनों जो फ्रीक हैं उनका एजेंडा डिफरेंट है। जो इस मुल्क की एर्सवाइल डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं ना, उनका एजेंडा है जो COD का बाकी मांदा चीज़ें रह गई हैं, हमारी इलेक्शन रिफॉर्म्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम और इस तरह के बहुत से मामलात हैं। इमरान खान साहब का मसला जो है वो इंतखाबात हैं जिनकी तारीख़, जिनकी मियाद जो है वो आइन में तय कर दी गई है। आइन में वज़ीर आज़म की मियाद ऐवान के एतमाद से मशरूत है, लेकिन ऐवान की अपनी जो मियाद है वो दस्तूर में 5 बरस तय की गई है। इमरान खान साहब अपने मुतालबे के हक़ में दस्तूरी दलील नहीं दे पा रहे। सदर ममलिकत का उनसे जो ये फरमाना है कि आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करें, यानी वो 2 सूबाई असम्बलियाँ कर सकते हैं ना, तो उसकी वजह ये है कि सदर ममलिकत एक बहुत पेक्यूलियर सिंगुलर पोजीशन में है। वो स्टेट अपरेटस का, वो रियासती फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं और उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदारी से बात करना पड़ रही है मौजूदा सूरत हाल में। फवाद चौधरी साहब जो भी राय देते रहें, जो भी तारीख देते रहें, मैं वाज़े हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो महज अपनी फॉलोइंग को मुतहर्रक रखने के लिए ड्रैग करेंगे इन चीज़ों को। वो इंतखाबात मनवाने की पोजीशन में नहीं हैं और उनकी जो सियासी पोजीशन है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। ही इज़ नॉट गोइंग बैक टू जुलाई 2018। वजाहत साहब, ना वो मुज़ाकरात आप उन्हें कह रहे हैं कि निकलेंगे, ना आप कह रहे हैं बात मनवाने की पोजीशन में, असेंबली वापस जा सकते हैं? मेरे ख्याल में शायद वो भी अब उनके लिए इट्स टू लेट। 9 महीने वो असम्बली से बाहर रहे हैं, उन्होंने वर्चुअली मौजूदा असम्बली को बेबस और बेदस्तोपा कर दिया है, उन्होंने इसकी वर्थ ख़त्म कर दी है। इसार राना साहब, गुफ्तगू सबकी सुनी, आपके ख्याल में क्या सियासी हल PTI के पास मौजूद है, या फिर शहजाद साहब ने कहा कि खुद सियासी क़ुव्वतें ये जो सियासी क्या अदम इस्तेहकाम है इसका हल निकाल लें? आप समझ रहे हैं कोई रास्ता मिल जाएगा या फिर कोई और ही फोर्स ड्राइव करेगी इन सबको? देखिए, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो आप कहती है कि PTI क्या फैसला करेगी। बात यह कि क्या PTI के हाथ में फैसले की कुव्वत है भी कि नहीं। फैसला तो उन्होंने नहीं करना, फैसला तो परवेज इलाही ने करना है। फैसला किसने करना है? इमरान खान ने नहीं करना। नहीं, फैसला तो परवेज इलाही ने करना है। नहीं, लॉन्ग मार्च असेंबली तहलील करने की बात तो उन्होंने कही। वो जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी, वो जो मर्जी कहे, फैसला परवेज इलाही ने करना है। और आयशा, एक बात याद रखिएगा कि जो सियासत है ना, इक्तिदार, ये बड़ी बेरहम गेम होती है। इसमें अपने भाइयों की तश्तरियों में जो गर्दनें होती है ना, उसे देख के खुशी होती है। तो परवेज इलाही साहब जब इक्तिदार के लिए अपने भाई और जो शुजात से नाराज हो सकते हैं, तो इमरान खान कौन से उनके फूफी के पुत्र हैं? हो गई है, किस मकसद को ये बात में हुई है ना। इमरान खान कौन से उनके फूफी के पुत्र हैं कि वो जी उनके लिए कुर्बानी दे देंगे पार्लियामेंट की? दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि कुछ और फोर्सेस जो हैं वो उनकी तरफ गेम ना चली जाए। मुझे तो खान साहब की मासूमियत पे मोहब्बत है। देखिए, एक शख्स जो उनका DG ISI रहा, ठीक है ना, वो आज कहते हैं कि मुझे पता चला है कि वो तो हाफिज़ कुरान है और मुझे आज पता चला है कि वो तो बहुत अच्छे हैं। भाई, वो आपके साथ एक अरसा काम करते रहे, आपको आज पता चल रहा है। तो मैं ये अब ज्यादा पसंद आ गए होंगे, क़त्ल कलामी की माजरत, शायद उस वक्त इतने पसंद ना हो। नहीं, हो सकता है कि उन्हें पता ही सही आज चला हो। ये भी तो हो सकता है, उन्हें मालूम ही आज हुआ कि वो नई पोजीशन पे आ गए। दूसरी चीज ये कि देखें, अच्छा, ये जो हम मुसलसल एक बात कहते हैं, स्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती है सियासत में, स्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती है सियासत में। ओ भाई, जब आप आर्मी चीफ ही सियासी बुनियादों पे लगाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे? और दूसरी बात ये कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी मेरिट पे हो और ये स्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब वो रिएक्ट करें तो आप कहें कि जी ये तो ये हो गया? तो मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात तो मेरी किताबों में अपने टाइम पे ही होंगे। उसमें बहुत सारी चीजें, हल्का बंदियों का मसला है, फिर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, फिर के और बहुत सारे मामलात हैं, और फिर हमारे माली मामलात भी जिस हम नहज से गुजर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पिछले 60 जलसे और वो मुजाहरा किया, अब वो एकदम खत्म तो नहीं कर सकते ना।
अपने कहीं ना कहीं तो पेस को बरकरार रखना है। आहिस्ता पोजीशन, स्लो पोजीशन की तरफ वो कह रहे हैं स्पीड एक्सीलरेटर कम कर दिया, एक्सीलरेटर अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। ठीक है, और कि मैं ठीक है, वो 20 है, 20 से 25 भी हो सकती है। और इस मौके पे अगर सदर साहब की जो एफर्ट्स हैं वो काम आ गई और कोई एक ऐसा रास्ता निकल गया जिससे फेस सेविंग मिल जाए इमरान खान को, तो हो सकता है कि ये मामला ठीक है। सर राना साहब, आप तो कह रहे हैं शायद सदर साहब की एफर्ट्स काम आ जाएं और कोई फेस सेविंग मिले, मगर ये भी गुफ्तगू हुई कि सियासतदान खुद से अपने फैसले कर लें तो बेहतर है, वरना सियासतदानों के हाथ से उनके फैसले निकल सकते हैं। अगले अहम मामले की तरफ बढ़ेंगे, गुफ्तगू को आगे ले चलते हैं। बात हुई है इमरान खान सूमियत की, मगर क्या सारे ही सियासतदान हमें मासूम दिखते हैं और जब सवाल किया जाए तो जवाब देने से इनकार करते हैं? आजकल घड़ी पर बहुत शोर है, घड़ी घड़ी इस घड़ी पे बात हो रही है। घड़ी बेचने का ये जो मामला है, वजीर आजम ने तोहफे में दी गई घड़ी को बेचकर घटिया हरकत की है, ये अभी के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम के लिए कह रहे हैं। मगर इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज इसी मामले पर बात करते हुए ये कहा था कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, बेचूं या रखूं, ये पहला मौका नहीं है जब किसी वजीर आजम की जानिब से असासों का पूछे जाने पर जारहाना रवैया अपनाया गया हो। दौर चाहे किसी का भी हो, रवायत यही रही है कि मुझसे ना पूछो या फिर मुझसे क्यों पूछा। जब सब अपना दामन साफ होने का राग अलापते हैं तो फिर जवाबदेही से घबराते क्यों हैं? इसी पर सवाल रखेंगे अपने पैनल से। सवाल कुछ इस तरह से है, घड़ी बेचने का मामला, घटिया हरकत की शहबाज शरीफ, मेरी घड़ी मेरी मर्जी इमरान खान, वज़ीर आज़म अपने असासों की जवाबदेही से भागते क्यों हैं? फोरम ओपन रखेंगे, राय आपकी जानने की कोशिश करेंगे कि जवाबदेह क्यों नहीं हो पाते हमारे लीडर्स। हसन निसार साहब जी, पिछले हवाले से एक बात रिकॉर्ड पे रहे कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हुकूमत नई हल्का बंदियों के लिए बजिद है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी। ये जो लिखा हुआ है डेट आइन में, शाइन में, आइन में तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है। दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेम्पर दिस, ये ज़हन में रखें। ये परसों का स्टेटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि ये वक्त बेशुमार चाहिए होगा, इतनी देर में हमने ये हल्का बंदियां मुकम्मल की हैं और इतना पैसा चाहिए होगा। एक बात ज़हन में रखेंगे, ये आइन शाइन ना सुनाए मुझे, पूरी तारीख सामने है। अगली बात, अच्छा आपने घड़ी की है तो इन लोगों ने, हम लोगों ने, आपने, पूरा मुल्क में ये इसी तरह के मौजूआत हैं, इन्होंने घड़ी लगा रखी है। क्या असल मसला ये नहीं है कि कुछ लोगों ने इस मुल्क का इक्तसादी घंटा घर उखाड़ दिया है? अभी इमरान ने एक बात की है, चैलेंज करे जिसने करना है, उसने कहा हमने कर्जे लिए कर्जे उतारने के लिए। तो बात को इंसानों वाली बात करें, इस मुल्क का इक्तसादी घंटा घर किसने बर्बाद किया? किन लोगों की सरेआम जायदादें हैं, सरे से लेके एवन फील्ड तक? ये मजाक है। घटिया से घटिया मुल्क में भी इस तरह नहीं होता। करप्शन होती है, चोरी चकारी डकैती होती है, बट इट डज नॉट हैपन एनीवेयर। नंगे चिट्टे कारोबार इस तरह के हों। 4.25 साल किसका पैसा खाया गया इस मुल्क में? ये जो होता रहा एहतसाब का ड्रामा, एंड पे निकला ड्राई क्लीनिंग प्लांट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? पूरी कौम के 4.25 साल और बेतहाशा पैसा खाया गया, नतीजा सिफर, 0 मीटर कर दिया। फिर इश्यूज और हैं, घड़ियां गुड़ियां छोड़ें, इनकी अपनी तारीख क्या है सारी। भाई आप पीपल्स पार्टी को और इनको क्यों भूल रहे हैं? ये तो घड़ियों का चाहे घंटे घर उखाड़े गए हैं यहां जी। ठीक, और हल्का बंदियां मत भूलें। बदनीयत है ये हुकूमत हमारे बाकी सियासतदानों की तरह। दे आर गोइंग टू टेम्पर एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स टू प्रीएम्प्ट। ठीक है, मैं वजाहत साहब, किसने बर्बाद किया 4.25 साल? कैसा इत्तेसाब? और अब ड्राई क्लीनिंग हो जाए तो कौन बर्बादी फेर रहा है यहाँ पे? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे ये अर्ज किए दूं कि दस्तूर में इंतखाबात का इनेकाद हल्का बंदियों से मशरूत नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत ने किया, सेंसस को भी किया, गलत भी होंगी तो हो जाएगा। दस्तूर में इसकी इजाजत या इसकी शर्त नहीं रखी गई। दूसरी बात यह है कि अगर घड़ी वाकईतन
सही बात कही जा रही है। घड़ी तो महज एक अलामत होती है ना आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बात को, वाकतन मैटर्स नॉट। घंटा घर चोरी हुआ है और 2 दफे हुआ है कम से कम। एक तो हमारा आधा मुल्क चोरी हुआ, वो घंटा घर था। एक हमारे मुल्क के 33 बरस डायरेक्टली चोरी हुए, वो घंटा घर था। और एक इस मुल्क की काबीना से बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड नाजायज तौर पे दिलवा दिया गया किसी बंदे को, वो घंटा घर था। और एक बात मैं ये आपके सवाल में लिखी हुई थी, इसलिए मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ कि ये जो आप फरमाते हैं ना कि वज़राए आज़म जवाबदेही से क्यों भागते हैं, वज़राए आज़म जवाबदेही से नहीं भागते। वो जिस बात से भागते हैं वो ये है कि स्टेट मशीनरी इंक्लूडिंग जुडिशरी जब एक शहरी के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाती है और शहरी जो है वो सियासी प्रोफाइल रखता हो, तो उसमें फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी 82 में जाना पड़ता है, 98 में जाना पड़ता है, 2000 में जो है वो, और 2019 में जो है वो नवाज शरीफ को जाना पड़ता है। माफ़ कीजिएगा, उसके लिए तो सोहरावर्दी को भी जाना पड़ा था। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि सियासत को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए और इसे अफराद और चंद वाक़यात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमें अपनी तवज्जो इस मुल्क का जो स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर है उस पे तवज्जो देनी चाहिए। इवन आम इंतखाबात भी जो है, हमारी जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसकी कोई ज़मानत नहीं देते। तवज्जो की बात कर रहे हैं, कुछ तवज्जो ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन बड़ा हम सवाल है क्या वाकई करोड़ों का वज़ीर आज़म इतना कमजोर होता है या इससे वो मजीद मजबूत हो सकता है? शहजाद साहब और इसार साहब की गुफ्तगू ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सवाल हमारा ब्रेक से पहले जिस पर बात की थी हसन निसार साहब ने और वजाद साहब ने, घड़ी बेचने का मामला, घटिया हरकत की शहबाज शरीफ, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, इमरान खान, वज़राए आज़म अपने असासों की जवाबदेही से भागते क्यों हैं? इसी पर शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। गुफ्तगू हुई क्या वज़राए आज़म इतने कमज़ोर होते हैं? स्टेट मशीनरी और मामलात की बात की गई। इस बायस मामला यहाँ तक आता है वो घबराते हैं या फिर ये जवाबदेही अगर कर दें, अकाउंटेबल हो जाएं तो मजीद मजबूत हो जाएं? सवाल आपका ऐसा है कि ये घड़ी और घंटा घर से होता हुआ इखलाकी, किसी भी कौम की इखलाकी इक़दार की तरफ गया और फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड पे जाके ख़त्म हुआ। तो पहले स्पाइनल कॉर्ड को हल कर लेते हैं। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो का मसला है वो उसके पास, स्पाइनल कॉर्ड का मसला तब होगा अगर स्पाइन होगी तो, और अगर स्पाइन नहीं है तो फिर सिर्फ पीछे कॉर्ड ही कॉर्ड रह जाती है। कॉर्ड कहते हैं रस्सी को। स्पाइन ना हो तो फिर रस्सी कोई भी पकड़ लेता है। ये कोई बिजनेसमैन पकड़ लेता है, कभी कोई प्रॉपर्टी टाइकून पकड़ लेता है, कभी कोई मुक्तदरा पकड़ लेती है, कभी कोई ताकतवर हल्के पकड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए स्पाइन का होना बहुत ज़रूरी है, और स्पाइन के लिए इखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। और इखलाक के लिए ये घड़ियां मामला और तोशा खाने से चीज़ें लेके चुराने में और फिर बेचने में और डिक्लेयर ना करने में, इसके ऊपर भी कुछ ना करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो पैसा बाहर जाता है और कभी कौन सा पैलेस खड़ा हो रहा है और किधर से कौन से अपार्टमेंट्स लिए जा रहे हैं पाक लेन के, इनसे भी बचना पड़ेगा। अब अगर ये लम्हा फिक्रिया कहा गया ना कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मसला, असल में अगर मैं बताऊं स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ की हमारी ये सियासी लीडरशिप है। इस सियासी लीडरशिप के अंदर स्पाइन अच्छी वाली आनी चाहिए। इनको अपने रवैयों को रिव्यू करना चाहिए। आज आप एक नया सफर शुरू कर रहे हैं सिविल और मिलिट्री रिलेशंस के अंदर, जिसके अंदर के मिलिट्री एक रास्ता अपनाना चाह रही है, डिक्लेयर कर रही है बार बार। तो सिविलियंस का भी वक्त आ गया कि थोड़ा सा घूमो, देखो अपने अंदर क्या कुछ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फौज या कोई मुक्तदरा किसी के पीछे पड़ी हुई है। नैब को हर कोई इस्तेमाल करता है। एहतसाब कमीशन फौज ने नहीं बनाया था। जरदारी 11.5 साल फौज की वजह से जेल में नहीं था। ये सारी कहानियां में मौजूद हैं। सिर्फ एक तरफ बात करना या एक चीज बताना, वजह क्या है तोशा खाने की? इसलिए कि हमारी 7 नस्लें असल में चाहिए। किसी भी मुल्क को, किसी भी निज़ाम को 7 नस्लें अगर अच्छा करेंगे तो फिर भूख खत्म होती है। हमारी तो भी तीसरी चौथी नस्ल चल रही है मुल्क के अंदर, तो हमारे पेट की भूख खत्म नहीं हुई। रिगार्डलेस हमारे पास कितने अरब हैं, पेट की भूख, नजरों की भूख खत्म नहीं हो रही। तो ये तोशा खाने से कभी सोने की घड़ी, कभी क्लाशनिकोव, कभी क्या, कभी मर्सिडीज गाड़ियां कोई ले जाता है उठा के, बिल्कुल ये इनकी वजह से है। ये जो पावर पे जाते हैं ना, पावर चोरी करता है, पावर खींचता है अपनी तरफ चीज। तो जिस लेवल पे भी है, इसमें कोई ये सिर्फ वज़राए आज़म की बात नहीं है, किसी भी लेवल के ऊपर जहां सरकारी तौर पर आपको किसी भी वजह से कोई मुल्क, कोई और एंटिटी आपको तोहफा देती है,
लेकिन एक चीज और भी याद रखें, हमारी मजबूरी क्या है, जिनके पास अरब हैं वही ये तोहफे खरीद सकते हैं, वरना ये सब भरते रहेंगे खजाने के अंदर और कोई खरीदने वाला नहीं होगा। ये तो गरीबों का मुल्क है भाई। मुझे बोले ना कि अच्छा जाओ जाके कोई घड़ी लेके आओ, और मैं तो नॉर्मल घड़ी नहीं ले सकता। सही शहजाद साहब, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या इलाज है। जी, इस भागने की तशरीह कर दी है, क्यों घबराते हैं इज़हार राना साहब? क्या वाकई स्पाइन मौजूद नहीं है इसलिए अकाउंटेबल नहीं होते? तो क्या इनको पूछना भी छोड़ दिया जाए फिर? देखिए, आप पूछते रहे, जितना मर्जी पूछ लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ठीक है ना, चारों तरफ से सवाल उठा लें, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई, जो बात अभी शहजाद चौधरी साहब कर रहे थे और हसन भाई कह रहे थे कि इखलाकी तौर पे जब हम इस जगह पे चले गए ना जहां चोरी, डाके, ये सारी चीजें बेमायनी होकर रह गई हैं 1947 से लेके अब तक। ये तो सिर्फ तोशा खाने की आप बात कर रहे हैं ना, तोशा खाना हमने लगाया हुआ है। 1947 से लेके अब तक जितना कौमी वसाइल को जिस तरह लूटा गया, क्या आज तक भी एक बंदा अकाउंटेबल हुआ? क्या आज तक भी एक बंदे को कभी किसी ने पकड़ के गिरेबान से उसका झंझोड़ा गिरेबान? कोई नहीं। कतई कलामी की माजरत, लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड्स ये सेट किए गए थे, हम ये नहीं कह रहे पहले नहीं हुआ, होता रहा और आज तक हो रहा है 70-72 साल से, और कोई अकाउंटेबल होने को तैयार नहीं। अकाउंटेबल होने वाले जिनको किया जाता है वो भी ड्राई क्लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स पहले सेट किए गए कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, दरकार ही नहीं, आपके लिए आए, और हालात वहां भी वही निकले? मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले दिन से ही हमने ये तय कर लिया कि जो इक्तिदार के लोग हैं ना, वो तमाम चीजों से बालतर हैं, ना उनसे पूछा जा सकता है। अब आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं, तोशा खाने को तो इस तरह लूटा गया जैसे दिल्ली को भी नहीं किसी ने लूटा था। ठीक है, एक वजीर आजम 1250 तोहफे लेके इस मुल्क में भी नहीं रहा और इस मुल्क से चला गया। आप एक घड़ी की बात कर रहे हैं, और भाई ये तो इंपोर्ट किया होगा ना, ये तो वो तोशा खाना है, वो दरिया समुंदर है जिसमें जिन्होंने सब ने डुबकियां मारी और टिका के डुबकियां मारी। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये मुल्क, इस मुल्क के जो वसाइल, इस मुल्क की दौलत सिर्फ ये इन ताकतवर लोगों के लिए? इस वक्त सूरत हाल सुन लें जरा। अदरक 400 रुपए किलो है, ठीक है, और टमाटर 180 रुपए किलो है, प्याज 250 रुपए किलो है, अंडे 285 रुपए किलो है। क्या ये जो 22 करोड़ लोग हैं, वो मेरे अंदर शायद बिलावल और इमरान खान आ गए तो मैंने अंडों को भी किलो कर दिया ना, फ्लो के अंदर बात कर दी। लेकिन मुझे बताएं, क्या 22 करोड़ जो अवाम है, यार इनके जिम्मे भूख है, इनके जिम्मे मरना रह गया? वो सवाल उठाया था शहजाद साहब ने अच्छी वाली स्पाइन का, मुख्तसरन कहिए कि वो अच्छी स्पाइन कहां से आएगी? अच्छी वाली स्पाइन, ये अच्छी वाली स्पाइन सियासतदानों से नहीं आएगी, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आएगी, ये अवाम से आएगी। तो जिस दिन हमने तय कर दिया, आपने अवाम की हालत बता दी, मतलब इसके बावजूद ये जो इलेक्शन ड्रामा खेलते हैं आप और मुख्तलिफ मौकों के ऊपर अवामी राय लेते हैं, कम से कम एक दफा अवामी राय अपनी हकीकी तनाजुर में आ जाए तो शायद कुछ बेहतरी का इम्कान पैदा हो जाए। लेकिन उसके बगैर तो ये स्पाइन जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इसका वजूद ही खत्म हो गया। यहाँ तो जो आता है, हमने कभी पाकिस्तान में इंतखाब दो अच्छों के दरमियान नहीं किया, हमने हमेशा दो बुरों में से कम बुरे का इंतखाब किया है। हमारी बदकिस्मती है, अवेलेबिलिटी नहीं है ना, मुयस्सर ही नहीं है हमें ऐसी स्पाइन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी कि इंतहाई अहम और सीरियस मामला है पाक अफगान सरहद पर जो सूरत हाल है, हमसाया मुल्क से जो हमारे लिए थ्रेट्स हैं इस वक्त, उस पर कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता साल अगस्त में जब अफगान तालिबान ने काबुल में अपना कंट्रोल कायम किया तो उस वक्त पाकिस्तान में ये एक राय मौजूद थी कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी के दौर में अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। TTP के ताने बाने भी भारत के साथ जोड़े जाते थे, और अब अफगान तालिबान के आने के बाद सूरत हाल पाकिस्तान के हक में तब्दील होगी। मगर हमारी मगरबी सरहद पर सूरत हाल मजीद खराब होने लगी है। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगने के बावजूद बॉर्डर पर दरअंदाजी के वाक़यात जारी हैं, तो दूसरी तरफ TTP भी पहले से ज्यादा मजबूत होने लगी है। इस तमाम तर मामले पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद मगरबी सरहद पर हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। क्या अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी नाकाम साबित हो रही है? इसी के ऊपर बात करेंगे। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। मगरबी सरहद पर मुश्किलात में इजाफा, क्या अफगानिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है वो नाकाम साबित हुई? अच्छा, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है वो हमेशा के लिए नहीं होती। पॉलिसी तनाजुर में बनाई जाती है, तो तनाजुर अफगानिस्तान का बदलता रहा है। 1980 में एक और तनाजुर था जब सोवियत यूनियन वहाँ पे था और पाकिस्तान को क्या खतरात लाहक थे उस वक्त।
फिर उसके बाद जब सन 2000 आया और अमेरिका ने यहाँ पे एंट्री की, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का या चैलेंजेस का या और एनवायरनमेंट टोटल मुकम्मल तौर पे बदल गई। उस वक्त पाकिस्तान को बहुत चीज़ों से बचाना था अपने आप को। आज का जो अफगानिस्तान है उसके अंदर तनाजुर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है ये जायज़ हुकूमत है भी या नहीं। अगर जायज़ होती तो दुनिया भर में पाकिस्तान समेत सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है, एक्नॉलेज कर लिया होता। क्या वजह है कि पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया? मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर असल में अफगान हुकूमत की रिट, अफगान हुकूमत को हम ख्वाहिश तो करते हैं कि वो अपने तौर पे अपना मामलात को संभाल सके, बेहतर कर सके, लेकिन मुकम्मल होती नज़र नहीं आती। उनका कंट्रोल नहीं है अपने मुल्क के ऊपर। इस वजह से वहां पर बैठे गिरोह, चाहे वो कभी दाइश की शक्ल में आते हैं, कभी टीटीपी की शक्ल में आते हैं, वो अपने इर्द गिर्द और पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पर जिस किस्म के मसाइल हैं, जिस किस्म का पुराना एक निज़ाम है, उसके तहत वो हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को इस तनाजुर में अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो एक पैसिव पॉलिसी है जिसमें कि अफगान तालिबान नाराज ना हो जाए हमसे, नाराज तो उसकी परेशानी करें जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, जिसका अपने ऊपर ही, अपने मुल्क के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो उसकी नाराजगी भी कोई माने नहीं रखती। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को, अपने औलाद, अपने लोगों को, अपने अवाम को और अपने मुल्क को बचाना है। उसको बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, और ऐसे खासतौर पे ऐसे खत्ते जहां पर ये गिरोह बस्ती हैं और जहां पर इनके ऊपर अफगान तालिबान काबू नहीं रख पा रहे और वहां से हमारे ऊपर हमले होते हैं, अफगान तालिबान समेत कई मरतबा वो लोग भी कुछ करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर एक मुकम्मल प्रॉपर जवाब, जिसके लिए ये नहीं कि आप पैसिवली उसको डिपेंड करते रहें। हमारे ऊपर हमला होगा तो हम जवाब देंगे, हम कहते तो हैं, लेकिन कुछ और सोचने की जरूरत है, जिसमें थोड़ी सी एक, जिसे कहते हैं कि एक ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी होती है, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। ऐसे घर बैठे सिर्फ दिफा करना उसका हल नहीं है। शहजाद साहब, एक छोटा सा नुक्ता और आपसे मैं इसके ऊपर चाहूंगी आपकी राय। जो हमारे केपीके के अंदर जो वाकयात आना शुरू हुए पिछले कुछ अरसे के अंदर, अमन मुआहिदे हुए और फिर अमन मुआहिदों के बायस हमें अब नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या ये अमन मुआहिदे ही बेअमनी लेकर आ रहे हैं केपीके के जो इलाकों में वाकयात हो रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे यूं लगता है, मेरी जाती राय है, मुझे इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से गालिबन ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको भी सामने आना चाहिए। हम ये जो छुपाते हैं ना लोगों को, कि जिन्होंने लीड किया इस सारी डायलॉग को, इस सारे मुआहदों को, उनको सामने आना चाहिए किस वजह से किया गया। और फिर जब मुआहदे हो गए तो उसके बाद फिर किसने इजाजत दी कि आप फेंस होने के बावजूद भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं? वो किसने पॉसिबल किया? किस वजह से पाकिस्तान के मसाइल के अंदर ज्यादा उलझाव पैदा हुआ? किस वजह से ये जो फोर्स थी जो दुश्मनान की थी ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करके अपने आप का तसल्लुत कायम कर सके किसी ना किसी हद तक? पाकिस्तान के लिए एक और रद्दुल फसाद सर पे खड़ा है, करना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई बचाव नहीं है। पाकिस्तान को बचाना है तो एक और रद्दुल फसाद करें और उसके बाद उनको वहां धकेल दें और खत्म कर दें जहां पे ये खत्म होते हैं। ठीक है हसन साहब, आपके ख्याल में क्या हमारी पॉलिसी नाकाम रही? हमें ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना पड़ेगा अपनी इस सरहद को लेते हुए? अच्छा, मेरा तो दयानतदाराना मेरे फहम के मुताबिक अफगानिस्तान के बारे में डे वन से ही हमारी जो अप्रोच है या पॉलिसी है वो नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान जैसा मुल्क मसलन आज देखो कहाँ खड़े, अपना आप संभाला नहीं जा रहा आपसे। दुनिया जहान के ठेके हैं, वो भी रिहा हो जाए, वो भी आज़ाद हो जाए, ये भी हो जाए, वो खुद तुम तो बेड़ियाँ तुम्हारे पैरों में, हाथों में। देखो ये पता नहीं किस अहमक ने ये स्ट्रेटजी ये फ्लोट की थी, ये आइडियोलॉजी या थेरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली। इस शहजाद साहब बेहतर बता सकते हैं इस ज़माने के इस फैसले में क्या औकात है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। वो पता नहीं जब कब से सुनते आ रहे हैं ये। अच्छा भाई, बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान एक बहुत और तरह के ख़ास तौर पे अब तो जिस फेज़ में एंटर हो गए हो, ये अभी बात बड़ी खूबसूरत की शहजाद साहब ने ये स्पाइन के हवाले से। मुझे कितनी देर हो गई लिखते हुए कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम इक्तिसादियात नहीं, बर्बाद शुदा अखलाकियात है। आपकी इक्तिसादियात भी इसलिए बर्बाद हुई है, अदरवाइज पाकिस्तान इज अ वेरी वायबल कंट्री। बुनियादी तरीन जरूरियात तो जिंदगी के लिए आप रींग रहे हैं, इसके पीछे बर्बाद शुदा अखलाकियात है। ये मुल्क शुरू हुआ था, किसी को होश नहीं इन बातों का, ये शुरू हुआ था जाली जातों और जाली क्लेमों से। इस मुल्क को जरा गहराई में जाके देखें ना, 14 अगस्त 1947 के बाद पहला काम क्या हुआ? जाली क्लेम, जाली जातें। अब भी ये आप अपने आयरन कर्टन सॉर्ट ऑफ, मैं सिंबॉलिक की बात कर रहा हूं,
ड्रॉ करो, अपने मसाइल पे तवज्जो दो और आहनी आंखों से निपटेंगे और फलानी आंख से देखेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। कॉन्सेंट्रेट करो, आप किधर जा रहे हो, बेड़ा गर्क हो रहा है। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो पता नहीं नए नए फलसफे लेके आ जाते हैं, गलत है। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी कोई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वजाहत साहब, आई एग्री विद बोथ माई प्रीडिसेसर्स। कौन सी पॉलिसी है हमारी अफगानिस्तान पे जो कामयाब हुई हो? क्या जनीवा अकॉर्ड में हम कामयाब हो गए? क्या हम मुजाहिदीन में सुलह करवा सके? क्या हमें कुछ ज़रूरत थी कि हम 9/11 के बाद अपना मुफाद देखते हुए डुप्लिसिटी की पॉलिसी में जाते? क्या हमारा कोई मुफाद था कि हम जो है ये असम्बली के फ्लोर पर खड़े हो गए कहेंगे ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं? अब वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हमारे गले में पड़ रही हैं। ड्यूरेंट लाइन कभी मानी तालिबान ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन कि हमें इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का यहाँ पे जिक्र है। खुदा के बंदो, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मिलिट्री कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेंट किया, वो अपने और दुश्मन के दरमियान फासला होता है, अपने पछवाड़े में और बैक यार्ड में नहीं होता। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये पता नहीं किधर से उठा के ले आए। आई बिलीव कि हमें अफ़गानिस्तान को एक बराबर का सावरन कंट्री समझना चाहिए और वो ज़ाहिर है कि हम उनके लिए वो एक लैंडलॉक कंट्री हैं, हम उनका नेचुरल ट्रांजिट बनते हैं। उसके अलावा हमें उनके मामलात में दखल नहीं देना चाहिए और उन्हें अपने मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। वो उन लोगों को पनाह देते हैं जो हमारे मुल्क के दस्तूर को नहीं मानते, जो हमारे मुल्क के तशख़्ख़ुस को नहीं मानते एज नेशन स्टेट। हमें उनके साथ जो है वो किसी किस्म की रियायत, कोई मुआहिदा, कोई निगोशिएशंस नहीं करनी चाहिए और ना हमें उनकी चाय को मज़ेदार और डिलीशियस कहना चाहिए। ये चाय मज़ेदार नहीं है, ये पॉइजनस है। ठीक है इसार राना साहब, गुफ्तगू सबकी आपने सुनी। अब हम सरहद पार अपनी पॉलिसी पर तवज्जो करें या जो टीटीपी हमारे मुल्क के अंदर कर रही है अमन मुआहिदों के बाद जो हमें टॉर्चर किया जा रहा है उस पर तवज्जो करें? देखिए बात ये कि वो जो एक शेर शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा बेसबब नहीं होता। ये जो आप फसल काट रहे हैं ये कोई अभी आपने काश्त नहीं की है, ये पिछले कई दहाइयों से जो चल रहा है ये उसका शाखसाना है। एक चीज़ आप देखें कि हिना रब्बानी गई, वहाँ जाके वो एक बड़ा क्लियर वाज़ेह पैगाम दिया उन्हें कि देखें जी ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें ख़दशात ये हैं। ज़ाहिर है हमारे पास भी इतलात हैं। ये जो पाकिस्तान के सिफारतखाने पे हमला हुआ और फिर उसके बाद ये वाला जो हुआ, ये कोई अचानक वाक़यात नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस खित्ते में और स्पेशली अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जो चीन और सऊदी अरब और ये इस तरफ के जो ये लोग हैं ये करीब आएंगे, इस खित्ते में कोई एक नया इशू जो है वो डेफिनेटली जाने वाले वापसी का भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आप देखिएगा, और ये अफगानिस्तान तो हमारे पांव का छाला पहले दिन से है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ जिस तरह खड़े हुए जब ये लोग आए, हमने जिस तरह उनको मदद दी, हमने तो भारत को कहा कि राहदारी लें और इन तक जो पहुंचाना है। छोटी सी बात है साहब, जब अमेरिका गया गुज़िश्ता साल कि हमारी पॉलिसी बदली या हमने माजी की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा है, क्या कहते हैं? देखें अभी जो वजाहत है ये तो उस चाय के कप को बहुत बार बार दोहरा रहे हैं कि वो बड़ा मीठा नहीं था और वो कड़वा था, ये था। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इतना तो था कि अगर हम एक चीज़ को इस तरह लें कि भाई दुनिया में जो ताकत है वो खाली अमेरिका नहीं है, बहुत सारी और फोर्सेस भी हैं जो अमेरिका को हर जगह फतह ना तो पहले भी नसीब हुई ना हुई, लेकिन उसके बाद जो टीटीपी के साथ हमारे मामलात थे उसमें हमने उस तरह डील नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। रियासतें बड़ी ताकतवर होती हैं, रियासतें मेजों पे जाके समझते कि हमने दोहा एग्रीमेंट को सबोताज किया। ये तो एक लंबी बहस है ना जो आप जहां कहना चाह रहे हैं कि कौन हमें क्या जिम्मेदार समझता है क्या नहीं समझता, मगर हमारा फोकस होना चाहिए कि अपनी सरहदों के अवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ दें और उस हिसाब से पॉलिसीज़ बने ताकि हमारे बॉर्डर अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए महफूज हो सकें। हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब, वजाहत मसूद साहब, इसार राना साहब आज स्ट्रेट टॉक के इस पहले शो में हमारे साथ थे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपकी याद दहानी के लिए आखिर में कि पीर से जुमेरात 7:03 पर हमारी आपसे मुलाकात रहेगी स्ट्रेट टॉक में। आप देखना ना भूलिएगा और हम लाएंगे आपके सामने हर खबर के बहुत से मुनफरिद पहलू। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।